तो बात करते हैं आज ऐसे स्टॉलवर्ट की जिन्होंने डिसिप्लिन और डेडिकेशन के साथ बालाजी सिक्योरिटी सर्विसेज को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया विद ओवर 27 इयर्स ऑफ एक्सीलेंस एंड ट्रस्ट। प्लीज वेलकम मिस्टर साजन पेनिकर, मैनेजिंग डायरेक्टर, बालाजी सिक्योरिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, ट्रूली अ स्टॉलवर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। वेलकम टू आवर प्रोग्राम। सर, बालाजी सिक्योरिटी सर्विसेज ने 27 सालों में सेंटर्स इंडिया से लेकर पूरे देश में अपनी पहचान बनाई है। सो आपको क्या लगता है कि इतने कॉम्पिटिटिव मार्केट में भी अपनी क्रेडिबिलिटी और डिसिप्लिन मेंटेन करना इतना चैलेंजिंग था आपके लिए? देखिए 27 साल पहले की जब हम बात करें, 30 साल पहले की बात करें, जब मैंने एक्चुअली कंपनी बनी थी और मैंने आके मेरे फादर की कंपनी को ज्वाइन किया था, तब ये हालात बहुत डिफरेंट थे। तब अवेयरनेस नहीं थी, तब प्राइवेट सिक्योरिटी एक मैं बात कर रहा हूँ इंदौर के, मध्य प्रदेश की, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, और मैं बात कर रहा हूँ उन माहौल की जहाँ पे कि इंदौर में प्राइवेट सिक्योरिटी एक ऐसा नोन फैक्टर नहीं था। बैरिंग 2 या 3 कंपनियाँ जो थी, जो काम कर रही थी और जो छोटे तौर पे कर रही थी। हम प्राइवेट सिक्योरिटी को बहुत बड़ा एक इससे बिज़नेस की तरह वहाँ नहीं देखते थे। मुझे आज भी याद है, जब मैंने अपने एमबीए के बाद में कंपनी में जॉइन किया, एक मल्टीनेशनल में काम करने के बाद जब मैं इस बिज़नेस में आया और जब मैं किसी क्लाइंट के पास जाता तो मुझे अक्सर ये पूछा जाता था कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो ये एक टिपिकल क्वेश्चन हुआ करता था कि इस बिज़नेस में तुम क्या कर रहे हो? So that was the kind of image this business carried on those days in our territory. I'm not talking about Delhi and Bombay, जहाँ पे this was still better as picture. Like वहाँ पे इतने बुरे भी हालात हालात नहीं थे। बट जब मैंने वहाँ पे स्टार्ट किया और मैंने देखा कि हम बहुत ज़्यादा अनऑर्गेनाइज्ड वे में काम करते थे। तो परहैप्स मेरी एजुकेशन और मेरे मल्टीनेशनल में उस टाइम की एक वर्किंग का जो एक मेरा बैकग्राउंड था, उसके कारण मैंने धीरे-धीरे अपनी कंपनी को ऑर्गेनाइज्ड वे में करना शुरू किया, और जो मेरा एम्फेसाइज़ उस टाइम पे भी था, दैट वाज़ ऑन क्रिएटिंग द ब्रांड ऑन द बेसिस ऑफ द सर्विसेज़ व्हाट यू गिव। तो Balaji was always known as a very service oriented company, and perhaps that is the reason, like we have a customer retention as good as 98-99% even today what we give। और उसका एक रीज़न ये भी है कि we had been selective in taking the clients, and we had been very particular in compliances, wages. Like if I just put a simple line, जब नोटबंदी हुई थी और ये कहा गया कि अब आपको सारे गार्ड्स को कैश में नहीं, आपको चेक से ही सैलरी पे करनी है। वी वर ऑलमोस्ट 10 years Back. by by then we were almost 10 years like we had been paying the salary by check। तो we had gone to that level of working where like we wanted to keep हमारी कंपनी को स्टैंडर्डाइज करके इस तरीके से मैं लेके चलूँ कि वो कंपनी एक प्रॉपर कंपनी की तरह काम करे, बजाय कि हम सिंपल एक एजेंसी की तरह काम करें। सो दैट वाज द वे वी हैड बीन वर्किंग, एंड I'll just share one more experience. This opportunity where I can say this. I'll not take the name of the client, but a very big client. Even today, they are one of the big in India. उनके एक झारखंड के प्रोजेक्ट के लिए जब हमने पिच किया, तो अ जेंटलमैन फ्रॉम एडमिन ट्रैवल्ड ऑल द वे टू इंदौर टू सी कि जितनी हमने अपने प्रोफाइल में बातें की है, डू दैट रियली एग्जिस्ट और इट इज जस्ट अ स्टोरी। Okay. We'll end up getting the business. We did the business with them and we did well. But I'm saying that is the kind of image people had about Madhya Pradesh. सो हम मैं जब बॉम्बे जाता था, मैं जब क्लाइंट से मिलता था, मैं कहता मैं इंदौर से हूँ, तो दे used to look at me कि इंदौर से कौन आया हुआ है। सो एक ऐसा इन्वायरमेंट था। तो आई विल से कि अगर जी। मैं आज अगर ये क्रिएट कर पाया, तो उसमें सबसे बड़ा जो एक रीज़न था वो था डिसिप्लिन था। और गार्ड्स की ट्रेनिंग पे हमने बहुत उस टाइम भी एम्फसाइज़ किया। हमने कंप्लायंसेस पे बहुत एम्फसाइज़ किया, जो आज भी हम करते हैं। वो सारी चीज़ें ने धीरे-धीरे उस ब्रांड को बिल्डअप होने में और धीरे-धीरे क्लाइंट्स के मन में विश्वास पैदा करने में और ग्रो करने में हेल्प किया। तो उस वक्त से आज आप किस तरह से इवॉल्व होता हुआ देख रहे हैं प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज को? आज बहुत डिफरेंट है मैं। आज जब मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि पढ़े-लिखे बच्चे बहुत हैं जो आज इस बिज़नेस में आ रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम जो फ़ौजी, रिटायर्ड फ़ौजी हैं या जो रिटायर्ड पुलिस ऑफ़िसर हैं, वो लोग अपने बिज़नेस में आते ही हैं। बट उसके अलावा भी अगर आप इस बिज़नेस को आज देखेंगे, तो आपको पढ़े-लिखे बच्चे इस बिज़नेस में आते हुए बहुत दिखेंगे, जिनका पर्टिकुलर अपना कोई बैकग्राउंड नहीं होगा कि वो किसी आर्मी ऑफ़िसर के ही बेटे हैं।
बट आपको बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो अब इस बिज़नेस को बिज़नेस की तरह देखने लगे। ये इवोल्यूशन है इस बिज़नेस का, कमिंग अप एज़ एन इंडस्ट्री। Okay, so from providing security during IPL matches and international tournaments to handling VIP protection and regional religious events, what was your first most memorable experience as your assignment से आपको मतलब उस assignment से जिससे आप बहुत कुछ सीखने को मिला आपको? मुझे लगता है कि जब हम आईपीएल की बात करें या हम क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट मैचेस की बात करें या हम वीआईपी मोमेंट्स की बात करें, हर इवेंट एक अपने आप में चैलेंज हुआ करता था। आईपीएल फिर भी ठीक है, लेकिन जब हम बीसीसीआई के साथ काम करते तो बीसीसीआई धीरे धीरे हर बार कुछ नया लेकर आता था, कुछ नए डेवलपमेंट्स लेके आता था, कुछ नए रेगुलेशंस लेके आता था। वो सारी लर्निंग्स थी हमारे लिए। और आज भी दो वी हैड बीन डूइंग सिक्योरिटी फॉर द क्रिकेट मैचेस फॉर ऑलमोस्ट 20 इयर्स नाउ, उसके बावजूद हमें लगता है कि आज भी वो हमारे लिए चैलेंजिंग है। आज भी हमारे लिए बहुत क्रूशियल रहता है। और एक बहुत आई नॉट से कि इट्स समथिंग मेमोरेबल, बट एक आज का थ्रेट ये हो गया है कि लोगों को रील बनाने का बड़ा शौक आ गया है। तो एक रील बनाने का शौक ये भी है कि वो कूद जाए किसी भी तरीके से अंदर और एक रील बन जाए, बन वो हिट हो जाए, और वो हिट हो जाए। तो इन सब चीज़ों को रोके रखना और अपने लोगों को ये समझाना, अपने जो पर्सनल जो स्टेडियम के अंदर फैले रहते हैं उन्हें ये बात कहना कि पूरे टाइम इस बात को लेके सजग रहो कि कोई अंदर नहीं कूद पड़े। correct. That is something which always happens. I still remember couple of years back, Mr. Amitabh Bachchan had come to Indore, and we were taking care of that security. Yeah. Uh, it was an amazing experience because uh, we have done VIP security and the celebrity security earlier also, but वो बहुत शालीन है. He is very down to earth when he comes and he speaks. So that was an experience. Like a person of his stature is so ground to earth, and he speaks so softly. ट्रू। सो बालाजी की अगर हम ग्रोथ की बात करें तो जो आज हम ग्रोथ देखते हैं उसकी तो किस तरह की स्ट्रैटेजीज वर्क की हैं उसमें और साथ ही कैप्सी से बात करें आपके जुड़ने की तो वो कैसे रहा कैप्सी तक आपकी रीच? Okay. बालाजी ग्रोथ अगर मैं कहूँ तो हम खुद स्लो एंड स्टडी वाली कंपनी है। हमने लाइक जो स्पैन मैंने किया है उसमें दूसरी कंपनियों ने बहुत ग्रो किया है। बट अगर आप मुझसे आज भी पूछेंगे तो जो बात मैं नॉर्मली मी बीइंग द चैप्टर प्रेसिडेंट ऑफ एमपी, मैं जब अपने साथियों से जब मैं बात करता हूँ तो मैं अक्सर उनसे कहता हूँ कि टॉप लाइन के तो इतनी तरफ तरफ देखने के बजाय हम कोशिश करें कि अपनी बॉटम लाइन की तरफ ध्यान रखें। आप सिर्फ एक अंधी दौड़ में भागे जा रहे हो, दौड़ते जा रहे हो, बिजनेस लेते जा रहे हो, कंपनी को बड़ा करते जा रहे हो और आपके ऊपर बैंक का लोन बढ़ता जा रहा है, आपने इतने लिमिट्स को खोल लिए, उनके इंटरेस्ट पे करते जा रहे हो, फाइनली आप कमा क्या रहे हो? आप इतनी लाइबिलिटीज लेके, आप इतने प्रेशर को लेके, आप अपने हेल्थ को खराब करके आप क्या करने की तरफ दौड़ रहे हो? आप आराम से चुनो ना, आप उन क्लाइंट्स के साथ काम करो जो आपको रेगुलर आपको पेमेंट्स करें, जिनके साथ आप कंप्लायंसेस को फुली फुलफिल कर पाएँ। आप अपने कॉर्नर्स को कट करके, गार्डों के हितों को कहीं न कहीं काट के, पैसे कमा के आप बिज़नेस करने चलेंगे तो वो आपको कहीं न कहीं आगे चल के हमेशा परेशान करेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कृतिका, आज की तारीख में दुनिया बदल रही है। अब जैसे हम बात करते हैं कंप्लायंसेस की। एक वक़्त था जब जो पीएफ और एसएस के जो एनफोर्समेंट ऑफिसर्स थे वो जब आते थे तो हमसे हमारी बैलेंस शीट माँगते थे और हम उनको फिज़िकल पेपर में बैलेंस शीट दिया करते थे। Where the people come with the officers come with the laptop, they don't need anything of yours. So वो हमारा एनालिसिस हमको बताते हैं कि आपकी ये है, आपके ऐसा है, आपका तो दे कम सो इक्विप्ड। सो आई ऑलवेज टेल देम कि आज दुनिया बदल रही है, आप आज कोई चीज़ करोगे, ये सब डिजिटल फुटप्रिंट्स है, आप उनको छुपा नहीं पाओगे। राइट। आज आप कमा जाओगे, कल उनको डैमेजेस के साथ में वापस पे ऑफ करोगे। तो बेटर है कि हम आज समझ जाएं और आज अपने इस बात को ध्यान रखें। देखिए हमारी इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जहाँ पे
कंपनियां न चाहते हुए भी जीएसटी के विशेष साइकिल में उलझी और जीएसटी न पे कर पाने के कारण कंपनियों के साथ में नुकसान हुआ है। उनके ऊपर एक्शंस हुए हैं। जो प्रमोटर्स हैं उनके साथ दिक्कतें आई हैं। तो आप आराम से चलें, उतना ही बिजनेस करें जितना आप अच्छे से चला पाएँ। और I feel if you can sleep well in the night, that is the best thing what you can do. Right. So are you connected with Capsi? कैब से ऑलमोस्ट समवेयर इन 2005 2006 जब पसारा एक्ट बना था, बना ही था, बनने वाला था और बनने की जब खबर आई थी तो कुंवर साहब जैसे उन्हें पता चला कि ये चीज़ आने वाली है तो उन्होंने धीरे धीरे, व्हाट्सएप का ज़माना नहीं था, कम्युनिकेशन उस ज़माने में था भी तो ऐसा नहीं था जो हम आज देखते हैं। तो उन्होंने उस टाइम पे एक जैक्सी बनाई थी, जॉइंट एक्शन कमेटी फॉर प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री के लिए। तो उस जैक्सी में धीरे-धीरे उन्होंने ईमेल ढूँढ के और लोगों को कनेक्ट करना शुरू किया। फिर उसमें हम ईमेल के थ्रू एक-दूसरे को मैसेजेस करते थे। दैट्स हाउ द जैक्सी केम अप एंड वी ऑल वर रोप्ड इन इनटू दैट जैक्सी बाय कुंवर। Okay. And then once this was all made, then it converted into the Central Association CAPSI, and from then we are all। और उसके बाद तो खैर ठीक है, अब कम्युनिकेशन सिस्टम इतने अच्छे हो चुके हैं कि अब मैसेजेस बहुत आसानी से स्प्रेड आउट हो जाते हैं, अब चीज़ें बहुत कंफर्टेबली हो जाती हैं। So as a member of Capsi, what do you think कि Capsi ने इंडस्ट्री की आवाज़ को सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट तक पहुंचाने में क्या इफेक्टिव रोल प्ले किया है? बहुत बड़ा इफेक्टिव रोल प्ले किया है। आज अगर आप हमारी इंडस्ट्री को देखेंगे तो हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में आपको एक एसोसिएशन मिलेगा। वो बहुत फ्रैगमेंटेड है। डिस्ट्रिक्ट में कुछ कंपनियों ने मिलके एक एसोसिएशन बना लिया, कुछ लोगों ने एक एसोसिएशन बनाया, उसमें 2-3 डिस्ट्रिक्ट मिल गए तो उन्होंने स्टेट का नाम दे दिया, बट दे आर नेवर हर्ड। उनकी आवाज़ न स्टेट में कोई सुनता है, सेंट्रल तो बहुत दूर की बात है। सेंट्रल में तो हम बात ही नहीं कर रहे, हम स्टेट की भी बात करें तो कोई उनकी बात नहीं सुनता है। बट अगर हम उसको सेंट्रल लेवल पे सरकार के पास में इस इंडस्ट्री की पहचान किसी ने कराई है तो कैप्सी ने कराई है। आज कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी ये कहते हुए कि मुझे लगता है कुंवर साहब का आधा टाइम सिर्फ इस चीज़ में निकलता है कि वो गवर्नमेंट के अलग-अलग डिपार्टमेंट्स में जाके अलग-अलग लेवल पे लोगों को जाके कैप्सी के बारे में प्रेजेंटेशन दें और हमारी प्रॉब्लम्स के बारे में उन पे डिस्कस करें। और ओवर द पीरियड बहुत सारी चीज़ों पे बहुत सारे रेगुलेशंस है। एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ। कैप्सी की इफ़ेक्टिवनेस और उसका क्या इम्पैक्ट हुआ था इंडस्ट्री पे। कोरोना लगा और सब बंद कर दिया गया। लॉकडाउन हुआ और द फर्स्ट थिंग वाज़ ऑल द गार्ड्स वर आस्क्ड टू गो। Correct. पहली आवाज़ सबके ग्रुप में ये निकली कि सब सारे गार्ड भेज दिए गए, व्हाट विल वी डू? वी आर सपोज्ड टू बी वी आर सपोज्ड टू बी रिस्पांसिबल फॉर दैट प्लेस। एंड इट डिड नॉट टेक इवन 24 आवर्स फॉर security services to be included as a essential service, and all the guards were back in the job. And this happened only because of Kuasaf, Capsi and the banner. क्योंकि ये होना था होम मिनिस्ट्री दिल्ली से। कोई स्टेट का चैप्टर जाके नहीं कर पाता, कोई स्टेट के एसोसिएशन नहीं कर पाता, कोई डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन नहीं कर पाता। और कैप्सी का अगर आप इफेक्ट देगा तो इससे बड़ा कोई एग्जांपल आपको नहीं मिल सकता। तो आपके नज़रिए से कैप्सी किस तरह प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री के जो सर्विस प्रोवाइडर है उनको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में मदद कर रहा है? देखिए हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जब बात करते हैं तो जो हमारे ऊपर रेगुलेशंस आते हैं हम उन्हीं की बात करेंगे। जीएसटी जब लगा हमारे ऊपर और जिसके लिए जिसको हम ड्रैकोनियन लॉ भी बोलते हैं कई बार, क्योंकि हमें पैसा मिले नहीं मिले हमें पैसा जमा करना है। और जब क्लाइंट 2 महीने और 3 महीने के साइकिल पे लेके चला जाता है तो एक सिंपल सा मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ कि 18% का जीएसटी लगता है हम पे। अगर कोई कोई कंपनी किसी क्लाइंट को 3 महीने की सर्विस देने के बाद उससे पहले महीने का चेक ले रहा है तो 54% पैसा वापस कर चुका है इन टर्म्स ऑफ जीएसटी। करेक्ट। राइट, 18 54% दे के वो 44% पैसा वापस लेता। जो इसको समझ गया वो बहुत बढ़िया, जो नहीं समझा ही इज इनटू दैट साइकिल व्हिच आई सेड अर्लियर।
कैप्सी ने गवर्नमेंट के साथ में और आज भी फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ में वो रेगुलरली इस बात को लेके उठा रहा है कि इससे रोका जाए। आप हमारी ज़िम्मेदारी मत बनाइए, आप जिसको देना उसके ऊपर कोई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी डालिए कि हम जमा कर देंगे। बट उनकी कोई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो दें हमें, टाइमली दें। इट्स ऑल इट्स वर्किंग बट उसका आप इम्पैक्ट देखिए कि जो प्रोप्राइटरी कंसर्न्स हैं, वो सब आरसीएम पे चली गई। उन्हें हम जमा करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्लाइंट खुद पे करता है उनके लिए। अच्छा, अब ओके, ये हुआ है सिर्फ़ कैप्से का टिप्स, और ये होने से पहले ही कुंवर साहब ने अनाउंस कर दिया था कि गुड न्यूज़ इज़ कमिंग। ओके, सो ऑफ कोर्स जो लड़ाई थी वो पूरे सारे सेक्टर्स के लिए थी, सारे टाइप ऑफ इंडस्ट्री के लिए थी और उसमें जो हमारी उम्मीद थी वो ये था कि पूरी सिक्योरिटी इंडस्ट्री विल बी सेव्ड एज़ ए होल। बट गवर्नमेंट ने वहाँ पे छोटा-सा वो कर दिया कि जो प्रोप्राइटरी कंसर्न उनको ईज़ दे दिया बट बॉडी कॉर्पोरेट्स को नहीं दिया है। So that work is still on. They're still yesterday we were sitting and we were with chairman when he was telling us about further action plan what he is trying to do. Not trying to tell me what thing, but what he is trying to do to ensure that this is somehow body corporates are also taken care of. ओके। तो you have supported smaller security agency to become organized and compliant. So आप क्या समझते हैं कि कैप्सी और स्टेट चैप्टर्स का क्या रोल होना चाहिए ताकि ये स्मॉल एजेंसीज भी फॉर्मल सेक्टर का हिस्सा बन सके? देखिए आज हम जब सिक्योरिटी की बात करते हैं तो सिक्योरिटी आप दो एस्पेक्ट में देखिए, एक वो है जो सेंट्रल लेवल पे नेशनल लेवल पे कॉम्पीट कर रही है और एक है जो स्टेट लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कॉम्पीट कर रही है या आपस में काम ले रहे हैं। अ, मेरा ये मानना है कि जैसे धीरे 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 करके अगर ये सब ऑर्गेनाइज्ड होती चली जाए, ऑर्गेनाइज्ड इन द सेंस कि कंप्लायंट होती चली जाए, तो आज जो क्लाइंट कम पैसों को देके जो बिजनेस देने की कोशिश करता है या आई शुड से कि वो सिक्योरिटी कंपनियों को आपस में कॉम्पीट करा के लोएस्ट से लोएस्ट रेट पे जाके बिजनेस देने की कोशिश करता है, उनको आप तभी रोक पाएंगे जब आप सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाके बेयर मिनिमम कॉस्ट पे लाके खड़ा कर दे कि इतना तो आपको करना ही है। वो तभी होगा जब जो नए एंट्रेंट्स हैं, जो छोटे प्लेयर्स हैं, जो आज चीज़ों को बहुत नहीं समझ रहे, हम उनको एजुकेट करें कि कंप्लायंसेस का इम्पोर्टेंस क्या है। वन इन टर्म्स ऑफ सोशल सिक्योरिटी, सेकंड इन टर्म्स ऑफ देयर ओन सिक्योरिटी, इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग टर्म उनके ऊपर जो इम्पैक्ट्स आ सकते हैं, उन सबको समझा के अगर उन सबको अगर हम कंप्लायंसेस के साथ में काम करने की आदत डलवा दें, तो आप देखिए इंडस्ट्री के लिए एक बेंचमार्क हो जाएगा कि इससे नीचे तो किसी को काम नहीं दे सकता। हम्म, राइट। तो कैप्सी इज़ वर्किंग ऑन दैट और उसी का कारण है कि स्टार रेटिंग लाने की बात चल रही है। वो सारी जो चीज़ें चल रही हैं वो इसीलिए कि लोग उस रेटिंग पे आने के लिए सिर्फ अपने आप को ऑर्गेनाइज़ करना। ऑर्गेनाइज करना शुरू कर। तो कैप्सी इज़ डूइंग ऑल दिस थिंग। वो कैप्सी करे मतलब आप देखिएगा कि हमारे ग्रुप में चेयरमैन सर हर महीने कोई नई चीज़ लेके आ जाते हैं। अब हमें ऐसा करना चाहिए, अब हमें ये करना चाहिए और वो लाने के पीछे कोर्स आपका एक ही रहता है कि आप अपने आप को अपग्रेड करें, ऑर्गेनाइज़ करें, स्टैंडर्डाइज़ करें और वी बिकम अ बेटर प्लेटफ़ॉर्म। राइट। सो आज लेबर लॉज को भी लेकर इंडस्ट्री में काफ़ी सारे प्रैक्टिकल चैलेंजेस आ रहे हैं। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे ताकि लॉज मोर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री फ्रेंडली हो और इम्प्लीमेंटेशन इनका बहुत आसान हो जाए? देखिए जो नया वेज कोड भी लाने की बात चल रही है, वो जब से आने की बात हुई है तभी से कैप्सी बहुत इफ़ेक्टिवली इसको अपने ही लोगों के बीच में समझाता रहा है। देयर वर टाइम्स जब सुप्रीम कोर्ट के जो लॉयर्स हैं, जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं, उनके ज़ूम मीटिंग्स करवाई, उन्होंने एक्सप्लेन किया क्या आने वाला है, क्या नहीं आने वाला है। तो उसपे कैप्सी का हमेशा से इफ़ेक्टिवली ये रहा है कि दिस थिंग शुड बी मेड अवेयर विद द पीपल। जो हम इंडस्ट्री में बैठे हैं, हमें मालूम होना चाहिए क्या क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। वी ऑल आर वेलकमिंग दिस थिंग बट हम लोगों की जो एक वरी है जिसको चेयरमैन सर ने अभी भी बहुत इफ़ेक्टिवली उठाया था और पिछले कैप्सी मीट में तो उन्होंने बहुत ही इफ़ेक्टिवली इसको उठाया था, वो था कि अ, नए वेज कोड बिल में 7th को सैलरी देना मैंडेटरी है। अगर आप 7th को नहीं देते तो इट इज़ गोइंग टू बी लाइक दैट कैन पुट द कंपनी इनटू ट्रबल, लाइक जो एजेंसी है उसके ऊपर आनी है।
और उन्होंने मंत्री जी आए थे और उनके सामने बहुत दमदाई के साथ ये बात रखी थी कि साहब उस कंपनी को जो कि एम्प्लॉय कर रहा हो, जो प्रिंसिपल है, वो उनकी ज़िम्मेदारी क्यों नहीं की? उन्हें भी ज़िम्मेदार बनाया जाए। तो ये जो चीज़ें हो रही हैं, ये सब ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस की बात कर लें हम, या हम रेगुलेशंस को हम अडॉप्ट करना चाहते हैं और उसमें हम गवर्नमेंट की तरफ से वो चीज़ें चाह रहे हैं जिससे कि इंडस्ट्री प्रोटेक्टेड भी रहे, एट द सेम टाइम वी आर एबल टू डू अ बेटर सर्विस। और अब बात करते हैं पसारा लाइसेंस की, तो व्हाट डू यू थिंक व्हाट इम्प्रूवमेंट रिक्वायर इन दिस प्रोसेस? सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में चेयरमैन सर की एमएचए के साथ में काफ़ी मीटिंग्स होती थी और परहैप्स आई थिंक जितनी उन्होंने कैप्सी की अपनी टीम को लेके मीटिंग्स की उतना किसी और ने नहीं किया होगा। और उसी का रीज़न था कि अम, जो पसारा का जो सिस्टम था वो काफ़ी कुछ ऑनलाइन हो गया। बट ग्राउंड लेवल पे चूँकि इसमें लोकल पुलिस और वो सब इन्वॉल्व्ड हैं, उनके अभी और वक़्त लगेगा उसको उतना ईज़ आउट करने में, अदरवाइज़ टू लार्जर एक्सटेंट थिंग्स हैव बिकम मच ईज़ियर नाउ। Okay. So have you ever faced any problems in getting labor license, or what your expectation for this, for the better coordination in labor license? Labor license has become more of a online thing now, so there is no problem as such in labor license. Pasara remains the same. You have problems. So प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री में डंडा राज जैसे प्रैक्टिसेस को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है ताकि प्रोफेशनल एजेंसीज को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले और इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड ऊपर उठ सके? देखिए ट्रेनिंग से बड़ा और कोई आपके पास हथियार नहीं। और एक गार्ड को ये समझना कि वो जो वर्दी पहन के खड़ा है, वो वर्दी उसको अधिकार तो देता है, लेकिन वो किसी को छूने का अधिकार नहीं देता है। राइट। ये सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, जो ऐसे सिक्योरिटी कंपनी और ऐसे प्रोमोटर ऑफ अ कंपनी हमें अपने लोगों को सिखाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा और उनके मन में बिठाना पड़ेगा कि वो जो वर्दी पहन के बैठे हैं, वो सिर्फ डिटरेंट है, वो नॉट एनफोर्समेंट एजेंसी। हम ना अधिकार अपने हाथ में ले सकते हैं और ना ही हम किसी के अधिकार का हनन कर सकते हैं, हम सिर्फ रोक सकते हैं। तो ये सिर्फ एजुकेशन से आएगा, ये सिर्फ ट्रेनिंग से आएगा। और अगर आप देखें तो कैप्सी ने हमेशा ट्रेनिंग को बहुत एम्फसाइज किया है, उसका कारण ये है। एजुकेशन में आप कहाँ देखते हैं कि कितना ज़रूरी है कि एक एजुकेशन लेवल पर लाइक कोर्सेज के ज़रिए इस सिक्योरिटी को लेकर आना, जैसे कि बाकी कोर्सेज इंपॉर्टेंट होते हैं, ऐसी एक सिक्योरिटी को लेकर भी कोर्स होना चाहिए ताकि लोग उसे पढ़ें और आगे इस फील्ड में आने के लिए, इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने के लिए कोशिश करें? इसमें बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, काफ़ी ट्रेनिंग सेंटर्स बन गए हैं। और जैसे पंजाब में भी गवर्नमेंट के तत्वाधान में ट्रेनिंग सेंटर्स बनी है। अ, रक्षा करके जो जो इंस्टीट्यूट है, जो यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे बच्चे तैयार हो रहे हैं। बट वो सब एक बिगिनिंग है, अब इट्स अ लॉन्ग वे टू गो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो ट्रेनिंग सेंटर्स, उसके अलावा वी हैव प्राइवेट ट्रेनिंग सेंटर्स रन एंड गवर्न बाय द पीपल, जो कंपनियां चलाती हैं, और वो भी ट्रेनिंग काफ़ी दे रही है। बट उन ट्रेनिंग्स के साथ में एक स्टैंडर्डाइजेशन की थोड़ी सी ज़रूरत है, ऑल्दो कोर्सेज बने हुए हैं। पसारा में ट्रेनिंग को लेके कोर्सेज बहुत क्लियरली बने हुए हैं, काफ़ी डिफाइन किया गया है। उसमें अभी और काम की ज़रूरत है ताकि लोग कॉर्नर्स को कट नहीं करते, एक्चुअली ट्रेनिंग दे। अच्छा, हम बात करते हैं अगर टेक्नोलॉजी की, तो आज जिस तरह से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उस तरह से जो साइबर क्राइम्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि गार्ड्स की ट्रेनिंग को लेके क्या ये वाला जो एस्पेक्ट है, जो ट्रेनिंग का फॉर द साइबर या टेक्नोलॉजी, ये कितना इम्पोर्टेंट है उनके ट्रेनिंग शेड्यूल में? साइबर क्राइम की जब हम बात करते हैं तो साइबर क्राइम थोड़ा-सा हायर लेवल पे चला जाता है। बट हम टेक्नोलॉजिकली कंपनियों में गार्डों के साथ में बात करें तो उनके इन्वॉल्वमेंट या उनके इन्वॉल्व होने की उन हालातों में जहाँ पे कि उनके उनके एस्पेक्ट में जितना साइबर आता है, उसके लिए ट्रेनिंग्स हमने देनी शुरू की है। हम उनको टाइम टू टाइम बताते रहते हैं। और ये जो कैप्सी की हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें भी पिछले 4-5 सालों से अगर हम देखेंगे तो साइबर को लेके या टेक्नोलॉजी को लेके हमने बहुत एम्फसाइज़ किया है। और वो एम्फसाइज़ करने के पीछे रीज़न यही है कि जो
सिक्योरिटी कंपनियों के जो ओनर्स आके बैठे हुए हैं, जो एमडीज आके बैठे हुए हैं, वो अपने आप को अपग्रेड करके यहाँ से चले और वो नीचे परफलेट करें। सो दैट्स हैपनिंग। और दूसरी चीज़ टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, एआई आ रहा है हर जगह पे। सो ऐसे में जॉब्स की बात करें तो क्या आपको लगता है कि दे आर टेकिंग द जॉब्स ऑफ मैन पावर जॉब्स ले रहे हैं? मुझे लगता है अपने इंडिया में भी ये वक्त आने में बहुत वक्त है। ओके। हम बाहर की कंट्रियों की बात करें, हम यूरोप की बात करें, हम वेस्टर्न कंट्री की बात करें, आप प्रीटी डेवलप्ड ऑन दोस लाइन्स। और वहाँ पे आज नहीं, बहुत पहले भी सिर्फ सीसीटीवी के थ्रू एक गार्ड बैठ के पूरे बिल्डिंग को कंट्रोल कर लेता था। दैट वाज अ डिफरेंट थिंग, क्योंकि वहाँ पे लोगों का मूवमेंट बहुत कम है। बट जब हम यहाँ पे बात करें तो हमें यहाँ पे अभी भी फिजिकल सिक्योरिटी की ही ज़रूरत है, कि हमारे नंबर्स बहुत हाई है, हमारी पॉपुलेशन बहुत हाई है। और ऐसे में सिर्फ टेक्नोलॉजी के बेसिस पे अगर आप गार्डिंग कर पाएंगे, इट विल टेक। फिजिकल like security with technology both are So, technology will always support the physical security, the guarding, but it cannot replace. That's my individual thought, but there might be a difference of opinions. But मेरा ऐसा मानना है कि जितनी जगहों पे मैंने अभी तक देखा है कि उन्होंने लोगों को कम करने की कोशिश की है, वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुए हैं। लेकिन यस, ई सर्विलेंस पे बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस जो बहुत ज़्यादा मैन मूवमेंट नहीं रखते, वहाँ पे द गार्ड्स हैव बीन रिड्यूस्ड। सो यस, अब बात इट इज करते कमिंग अप। या और अब बात करते हैं चेन्नई कॉन्फ्रेंस की 2025 की। आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है इस कॉन्फ्रेंस से? देखिए, एक्सपेक्टेशंस हमेशा एक ही चीज़ रहती है कि हम जब यहाँ पे आते हैं तो हम और नई नई चीज़ों से अपडेट होते हैं। अ, अगर आप हम लोग जो कॉन्फ्रेंस एजेंडा देखेंगे तो उसमें हमेशा आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ नया टेक्नोलॉजिकली नए चीज़ों को जोड़ा जाता है, नए इवेंट्स को जोड़ा जाता है। जो गेस्ट स्पीकर्स आते हैं वो आके आपको नई नई चीज़ें बताते हैं। जैसे इसी बार की अगर मैं बात करूँ तो एक असिस्टेंट डायरेक्टर राकेश कुमार जी आए थे, जो असिस्टेंट डायरेक्टर ईएसआई से हैं। उन्होंने एक छोटा सा स्लाइड प्रेजेंटेशन दिया था, जिसको देख के मैं सोच रहा ये तो सब मुझे मालूम है, बट उसमें 2-3 चीज़ें ऐसी निकल के आई जो मैंने कहा वाओ, आई नेवर न्यू अबाउट दिस। सो you always take things from such conferences, yeah. And apart from that, the comradeship, you meet people, you know people. It's amazing to know that you have such a wonderful fraternity. करेक्ट। तो जो भी चीज़ें यहाँ डिस्कस होती हैं, जो भी पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, तो आपको लगता है कि कैप्सी हेल्प करता है उन सारी जितनी भी आवाज़ें हैं, उनको गवर्नमेंट तक पहुँचाने में? Definitely, definitely. ओके। और इट वर्क्स? हाँ, इट वर्क्स। देखिए, जो हमारी बातें होती हैं उसी पे से एजेंडा बनता है, और उन्हीं एजेंडास पे फिर जो सेंट्रल लीडरशिप है वो आगे काम करना शुरू करता है। तो वैसे आई विल नॉट से कि वो सब इसी कॉन्फ्रेंस में डिस्कस होता है, क्योंकि दिस इज समथिंग विच हैपन्स अराउंड द ईयर। लाइक वी हैव आवर ओन ग्रुप्स, वी हैव प्रेसिडेंट्स ग्रुप्स। सो उसमें हम अपनी बातें रखते रहते हैं, या हम जब हमारी चेयरमैन से बात होती है हम उनको अपनी बातें बताते हैं, तो ये सारी बातें होती रहती हैं। और हमें दिख जाता है कि हमने कुछ बात की थी और उसका कोई कोई रिजल्ट दिखने लगा है, या चेयरमैन सर ने कोई चीज़ करी है, या थोड़े दिनों में एक मैसेज आया था कि कुंवर साहब ने इनके साथ मीटिंग की है। तो ये सब चीज़ समझ में आती है कि उसके आगे पीछे कहीं ना कहीं चीज़ें होनी शुरू हुई। So thank you so much, Mr. Panikas, for joining us and sharing your views with us. That's pleasure.